पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील थंडर अलायंस में कन्वर्ट होने जा रही है और JF-17 थंडर उस डील का एक अहम कंपोनेंट बनने जा रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पार्टनरशिप में ये नई डायनामिक्स जिसमें JF-17 थंडर को ऐड कर लिया गया है रिपोर्टेडली रॉयटर्स के मुताबिक, जो कि ग्लोबली एक रिनाउंड न्यूज एजेंसी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस नई डील की तफसीलात, पाकिस्तान एयरफोर्स की कुछ और इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स, बांग्लादेश के साथ रीसेंट कमिटमेंट्स और इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का न्यूली लॉन्च तैमूर मिसाइल। आइए जानते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की JF-17 थंडर की इस पॉसिबल डील को समझने के लिए खित्ते के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अपनी पिछली कई वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी वीडियोस हमने बनाई हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि किस तरह सऊदी अरेबिया खित्ते में सिक्योरिटी इक्वेशंस को चेंज कर रहा है नए थ्रेट्स के पेश नज़र। मतलब आज से 10 साल पहले उनके जो थ्रेट्स थे तो उनकी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से थी, और इसलिए लास्ट वीडियो में हमने इस खित्ते का सारा मंजरनामा पेश किया कि किस तरह यहाँ इक्वेशंस चेंज हुई हैं, डायनामिक्स चेंज हुई हैं। अमेरिका का इस खित्ते से निकलना, सऊदी अरब और ईरान की नॉर्मलाइजेशन, इजराइल और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शदीद लड़ाई, इजराइल और यूएई की पार्टनरशिप, और उसके बाद रिसेंटली सऊदी अरब और यूएई का नया इमर्ज होता हुआ इख्तलाफ जो डिफरेंट रीजन्स में फैला हुआ है, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। आप इसको यमन वाली वीडियो से कंफ्यूज मत करें। इसमें हमने मिडल ईस्ट का सारा मंजरनामा पेश किया था कि मिडल ईस्ट में कहां पर इनका इख्तलाफ है बियॉन्ड यमन। यमन से आगे भी इनके कई मसाइल हैं जिसको हमने बयान किया था। तो इससे क्या हमें पता चलता है, अगर आपने कल की वीडियो देखी है, कि सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं और इसलिए सऊदी अरब अब नई सिक्योरिटी गारंटीज की तलाश में है। और मोहम्मद बिन सलमान के अंडर सऊदी अरब की पॉलिसी बड़ी क्लियर नजर आती है कि वो क्विकली अपने मनूवर्स करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। जैसा कि कतर पर जब इजराइल ने हमला किया तो सऊदी अरब ने फौरन इजराइल को पैगाम देने के लिए पाकिस्तान से अपनी डिफेंस पार्टनरशिप रीन्यू कर ली। पहले भी थी लेकिन उसको एक नई जिद्दत दी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, उनके साथ असलहे की बड़ी बड़ी डील साइन की, और इसके साथ ही नए थ्रेट्स के पेश नज़र वो तुर्की के साथ भी रीन्यूड डिफेंस पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। वो तुर्की जो ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली सऊदी अरब के ऑपोजिट खड़ा हमें नजर आया है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे के इंटरेस्ट के आमने सामने थे। इनके जो इंटरेस्ट थे वो कन्वर्ज नहीं होते थे, वो डाइवर्ज होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और सऊदी अरब और यूएई के इंटरेस्ट डाइवर्ज होना शुरू हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में सऊदी अरब इस रीजन में नए रिलायबल डिफेंस पार्टनर्स की तलाश में है, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की, जिसमें इनका कहीं ना कहीं यूएई और इजराइल के लिए भी पैगाम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट बंद कर दें। और सऊदी अरब ने यमन में जो एक्शंस किए हैं, जिस तरह ओपनली वो यूएई के खिलाफ आया है, दुनिया के कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ये एक बड़ा बोल्ड मूव है जो सऊदी अरब ने लिया है, और यहाँ ना सिर्फ यूएई बल्कि इजराइल को भी काउंटर किया है। और सऊदी अरब का इस अमल के पीछे क्या बड़ा ऑब्जेक्टिव है? बड़ा ऑब्जेक्टिव है पीस और स्टेबिलिटी। सऊदी अरब अपने बॉर्डर्स के आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहता है, इसलिए उन्होंने हुसी से भी हाथ मिला लिए हैं और यमन में STC जो पंगे कर रही थी उनको भी चुप करा दिया है। और अब वो चाहते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में भी वो ममालिक जो इनकी प्रॉक्सिमिटी में है, जैसे कि सूडान और लीबिया, यहाँ भी अमन आए और प्रॉक्सी ग्रुप्स की सपोर्ट बंद की जाए, जैसे कि RSF है, जनरल हमीती की सपोर्ट बंद की जाए, और ऑफिशियल जो हुकूमत है जो जनरल बुरहान के करीब है उनको सपोर्ट किया जाए। और इसी तरह सीरिया में भी उनके तुर्की के साथ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट हैं, और वो इंटरेस्ट क्या है कि अहमद अल शरा को सीरिया में फोर्टिफाई किया जाए। और इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है कि सीरिया को डिवाइड एंड रूल करो, वहां भी इजराइल को काउंटर किया जाए। तो आपको क्लियरली नजर आता है कि सऊदी अरब की अप्रोच यूएई और इजराइल के खिलाफ जा रही है, यानी इंटरेस्ट ही डिफरेंट हैं। सऊदी अरब को स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि उनका विजन 2030 है, उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करना है और इसलिए उनको रिलायबल पार्टनर्स की तलाश है। और अब ये जो खबर आई है JF-17 थंडर्स की,
पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने विजिट किया है सऊदी अरेबिया का और वहां पर इस हवाले से नई टॉक्स हुई। आपको याद होगा पिछले दिनों MBS ने जो अमेरिका का विजिट किया था और उसमें मुलाकात हुई थी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम F-35 बेचेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई सरोकार नहीं है कि F-35 किसके पास जा रहा है, उनको चाहिए सिर्फ पैसा। लेकिन किसको इख्तलाफ है कि F-35 सऊदी अरेबिया को ना मिले या उसका डाउनग्रेडेड वर्जन मिले? इजराइल। जी हाँ, इजराइल ने तो पास्ट में UAE के खिलाफ भी लॉबिंग की है, जो इनका बड़ा पक्का दोस्त है आजकल, कि उनको F-35 ना मिले। तो सऊदी अरब तो आजकल वैसे ही इनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। सऊदी अरब को किस तरह ये सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका के इस मूव को कि F-35 ये सऊदी अरब को बेचें? बेसिकली इजराइल मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कायम रखना चाहता है, QME, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका का जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इन पावरफुल मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज के पास किसी के पास भी जाए, वो सिर्फ हमारे पास रहे। और F-35 का जो एडवांस तरीन वर्जन है वो ये इस्तेमाल करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि सऊदी एयरफोर्स या दूसरा किसी गल्फ कंट्री की एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर सऊदी अरब ने भी देखा है कि अमेरिका की तरफ से भी बड़ी हैंकी पैंकी चल रही है, लटकाऊ मामला चल रहा है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है, लेकिन आगे जो स्ट्रेटेजिक खेलने वाले होते हैं उनकी वजह से शायद ये मामला उनको रुकता हुआ नजर आया है। तो सऊदी अरब ने फिर पैगाम दिया है JF-17 थंडर की पॉसिबल डील पाकिस्तान के साथ। और राइटर्स की जो ये स्टोरी है वो ये हमें बताती है कि ये डील पॉसिबली $4 बिलियन की हो सकती है, जिसमें $2 बिलियन का कर्जा मैनेज किया जाएगा। पाकिस्तान को जो दिया हुआ लोन वो उसके थ्रू मैनेज होगा। और यहाँ पर मुझे बड़ी हंसी आई है, एक टीवी शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि JF-17 थंडर्स के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं ग्लोबली कि शायद हमें IMF से जान छुड़वानी पड़ जाए। ऑब्वियसली ये तो एक सियासी बयान है, लेकिन हम ज़रा नंबर्स पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को फ़ायदा है इस डिफेंस डील का। जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ना कि तुर्की और सऊदी अरब जो डिफेंस डील्स कर रहे हैं उससे तुर्की को इकोनॉमिकली फ़ायदा है और सऊदी अरब को चाहिए सिक्योरिटी गारंटी, मजबूत डिफेंस। और यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान भी अपना रहा है सऊदी अरब के साथ इस डील में। हमें आप डॉलर्स देंगे और हम आपको फाइटर जेट्स देंगे, और वो भी जो बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। F-35 के मुकाबले में कई गुना सस्ती है, तकरीबन 10 गुना शायद ये सस्ता है। लेकिन क्या ख़ास बात है, ये कॉम्बैट प्रूवन है। इसने भारत को मज़ा सिखाया है, इसने भारत की धज्जियां उड़ाई हैं अपने से 4 गुना बड़ी एयरफोर्स की। ना सिर्फ JF-17 थंडर ने बल्कि J-10C ने। और JF-17 थंडर को पाकिस्तान ज्वाइंटली चाइना के साथ मिलकर कामरा में बनाता है। पाकिस्तान की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बनता है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान अब खुद मुख्तार हो चुका है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि बाहर के ममालिक से आते हैं, चाइना से आते हैं, रूस से भी हम इंजन्स की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेन सारी इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है। तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट बन चुका है जिसको मई के बाद बहुत से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ $4 बिलियन से ऊपर की डील की है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने लीबिया को ऑफर की है, लीबिया के साथ भी $4.2 बिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है जनरल हफ्तार के साथ। और इसके अलावा बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है, इसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उस हवाले से और क्या डेवलपमेंट आई है वो हम अभी ज़रा आगे देखते हैं। तो कई बायर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं और ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने मजाक में कह दिया कि हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो और वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है तो दुनिया की लाइनें लग जाती हैं उसको ख़रीदने के लिए। और देखें सऊदी अरब जो कहाँ F-35 ख़रीदने का सोच रहा है, उसने JF-17 थंडर को भी रखा हुआ है अपने प्लान्स में। मतलब JF-17 थंडर सऊदी अरब की कंसिडरेशन में है जिस तरह F-35 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक $4 बिलियन की ये जो पॉसिबल डील हो सकती है, इसमें $2 बिलियन तो सीधा साधा लोन मैनेजमेंट में चला जाएगा, यानी पाकिस्तान $2 बिलियन वर्थ के फाइटर जेट्स देगा और उसके बदले $2 बिलियन जो सऊदी अरेबिया ने दिया हुआ पाकिस्तान को वो लोन उतर जाएगा। और इसके अलावा जो $2 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा उसमें इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ज़रूरी इक्विपमेंट सऊदी अरब को दिया जाएगा। और ऑब्वियसली ये पूरा पैकेज होता है, इसमें ट्रेनिंग होती है, इसमें प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें इंटीग्रेशन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान अब सऊदी अरब को देगा।
पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ी इकदार में तेल खरीदता है और अक्सर सऊदी अरब पाकिस्तान की ये जो फैसिलिटी है इसको डिफर कर देता है, यानी डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत पाकिस्तान को तेल दे देता है और कहता है कि पैसे बाद में देना। कभी 1.2 बिलियन डॉलर्स, कभी 2 बिलियन डॉलर्स, कभी 3 बिलियन डॉलर्स की लागत का तेल, और अक्सर वो पाकिस्तान के डेट को रोल ओवर भी करते रहते हैं। तो इस बार ये अंडरस्टैंडिंग तय पाई है कि ठीक है, ये जो 2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है उसको हम इस तरह मैनेज करेंगे कि इसके बदले आपको JF-17 थंडर्स और इसका पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, अगर ये चीज़ें आगे जाकर फाइनलाइज हो जाती हैं तो। इसके अलावा सऊदी अरब ने डायरेक्ट पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में भी 3 बिलियन डॉलर्स रखवाए थे जब पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी का सामना था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलेशन है वो बड़ा पुराना है और बड़ा यूनिक किस्म का है। पाकिस्तान इनको डिफेंस के मैदान में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत से सऊदी कैडेट्स पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन भी होते हैं और दूसरे बहुत से सिक्योरिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ मखसूस दस्ते भी हैं जो मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए मामूर हैं, जिनको पाकिस्तान अपने लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र समझता है। और ये कोऑपरेशन इतना मजबूत है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 2015-16 में जब सऊदी अरेबिया यमन के अंदर हुसीस पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट मांगी थी, जो पाकिस्तान ने एक अच्छे फैसले के बाद बड़ा पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि इससे सेक्टेरियन वायलेंस फैल सकता है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस फैल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो उस वक्त के मिलिट्री चीफ थे, आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब, वो रिटायर होकर उस फोर्स के सरबराह लगे और शायद अभी भी उसी फोर्स के सरबराह हैं, जिसको मुस्लिम नेटो कहा था सऊदी अरब ने। जैसे मैंने पहले कहा कि सऊदी अरब की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है और अब उनका मेन फोकस ये है कि ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको कुचला जाए और उनको एक ग्रेटर स्टेबिलिटी चाहिए इस पूरे रीजन में, रेड सी के एरिया में। और रेड सी के उधर आप देखें तो सूडान है, लीबिया है जहां पर शोरिशें जारी हैं, फिर नीचे यमन है। तो सऊदी अरब इन इलाकों को सिक्योर करना चाहता है और इस तरह की बहुत सी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन्होंने कायम की हुई है। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था पूरा, जिसमें पाकिस्तान भी है, गल्फ कंट्रीज़ हैं और दूसरा अमेरिका के साथ भी इनके मुआहदे हैं, सेंटकॉम के साथ भी ये मिलकर काम करते हैं। और सेंटकॉम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ की फोर्सेस हैं इनका इजराइल के साथ भी एक गठजोड़ हमें नज़र आता है एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से। ये एक सीक्रेट मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है इन गल्फ कंट्रीज़ और इजराइल की कि सब ने अपनी एयर स्पेस को महफूज बनाना है मिलकर, जिसमें अमेरिका इनकी सरपरस्ती कर रहा है। लेकिन इसमें एक ग्लिच ये आता है कि इजराइल जब इनमें से किसी पर हमला करने का सोचता है तब अमेरिका नहीं आता, जिस तरह कतर पर उन्होंने हमला किया था। तो सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई वायलेट करे, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो। इसलिए वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ नई नई डिफेंस डील्स कर रहे हैं, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के हवाले से। सऊदी अरब के साथ साथ बांग्लादेश भी JF-17 थंडर में बहुत इंटरेस्टेड नजर आ रहा है और बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया है और उन्होंने उन ऑन गोइंग डिस्कशंस पर बातचीत की है जो हमने आपको तकरीबन 1-1.5 माह पहले इस वीडियो में बताया था। पूरी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस लेवल की पाकिस्तान और बांग्लादेश की अब कोलैबोरेशन होने जा रही है एयरफोर्स के मैदान में। वैसे तो हर मैदान में हो रही है, नेवी के मैदान में, आर्मी के मैदान में, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ट्रेड, अभी फ्लाइट्स खुली हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपनिंग और इसके अलावा शिपिंग रूट्स बहाल हो चुके हैं। और एयरफोर्स के मैदान में JF-17 थंडर का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करेगा पूरे पैकेज के साथ। और बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है और उन्होंने भी इस हवाले से चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज कर ली हैं। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ का, हमारे भाई हैं वो। इसमें बातचीत की, दोनों ममालिक ने ऑपरेशनल कोऑपरेशन, जॉइंट ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और एरोस्पेस एडवांसमेंट में कोलैबोरेशन की। पाकिस्तान ने अपनी इस कमिटमेंट को रीआइट्रेट किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एयरफोर्स को सपोर्ट करता रहेगा और उनकी मॉडर्नाइजेशन में उनकी मदद करता रहेगा। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बंगाली पायलट्स भी बड़े एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत से आला पाए के पायलट्स बांग्लादेश से आते थे।
तो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स आज जिस मकाम पर खड़ी है उसमें कुछ बांग्लादेशियों का भी बड़ा अहम किरदार है और ऐसे ऐसे पायलट्स आए हैं कि क्या बात है। और आज टाइम है अपने भाइयों को पे बैक करने का। और पिछली एक दिहाई में जिस तरह भारत ने कंटेन किया है बांग्लादेश को हसीना वाजिद के ज़रिए, ना उनकी नेवी में मॉडर्नाइजेशन होने दी, ना एयरफोर्स में, उनको अपने साए तले रखा कि ये एडवांसमेंट्स ना कर सकें पाकिस्तान के साथ। अब ये जो इतनी ज़बरदस्त इंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये बांग्लादेश का जवाब है भारत के लिए कि ये जो तुम लोगों ने हमें 10 साल रोके रखी है हमारी तरक्की डिफेंस के मैदान में, अब हम रुकने नहीं वाले। और पाकिस्तान भी हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो की फोकस है पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयरफोर्स कोलैबोरेशन में, वो है सुपर मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उनकी डिलीवरी बांग्लादेश को, जिसके ज़रिए फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है और इसके पूरे इकोसिस्टम को पाकिस्तान बांग्लादेश को डिलीवर करेगा। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन। और JF-17 थंडर की बात करें तो ये चूँकि पाकिस्तान और चाइनीज़ सिस्टम्स के साथ बड़ी ज़बरदस्त इसकी इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये यहाँ पर डेवलप हुए हैं, तो अब बांग्लादेश को पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स जाएंगे और बांग्लादेश एयरफोर्स के जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और इन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की जाएगी। और इसलिए पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का भी एक अलायंस टाइप हमें नज़र आता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जहाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ और बांग्लादेश की इंक्लूजन, जो कि इन सिस्टम्स को, स्पेशली बांग्लादेश के सिस्टम्स को सीमलेस करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। बांग्लादेश के डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ को भी विजिट किया, जिसमें नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर PAF साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप को भी विजिट किया, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर ISR कैपेबिलिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है, साइबर कैपेबिलिटीज़, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स को। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर चुकी है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर की एक की रिक्वायरमेंट है, जिसका बहुत से ममालिक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और भारत भी यहाँ पर मार खाता है। इंटीग्रेशन की कमी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अंडरस्टैंडिंग में कमी। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अहमियत और PAF की इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसको सबसे पहले हमें इंडियन एनालिस्ट ने ही बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स AI का इस्तेमाल करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह मॉडर्नाइज हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को समझती है। और इसलिए हमने देखा है कि भारत के साथ रीसेंट एयर बैटल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स को कंप्लीट सुपीरियॉरिटी हासिल हुई है और उन्होंने भारत के सिस्टम्स को जैम करके, उनको लॉक करके टारगेट किया है और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। और इसी हवाले से एक और तारीखी डेवलपमेंट की है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक लेटेस्ट मिसाइल तैमूर डेवलप की है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, जो कि एयर लॉन्च्ड है और सी और लैंड में टारगेट्स को लॉक कर सकता है और तबाह बर्बाद कर सकता है। तैमूर एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि लैंड और सी में दुश्मन के टारगेट्स को इंगेज करके हाई प्रिसीजन के साथ निशाना बना सकता है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर्स के करीब है और पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर्स का मिसाइल अब डिलीवर कर दिया है। इसकी खसूसियत ये है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें लेटेस्ट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। इसको लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके ज़रिए ये बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। और इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की कन्वेंशनल डेटरेंस को इन्हेंस करती है, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में भी इजाफा होता है, जिससे पाकिस्तान का ओवरऑल डिफेंस पोस्चर बेहतर होता है भारत के मुकाबले में। पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने आज से कुछ साल पहले राद मिसाइल बनाया था, जो कि न्यूक्लियर केपेबल था, और स्पेशली राद 2 की बात करें, उसकी रेंज थी 600 किलोमीटर्स। कहा यह जा रहा है कि तैमूर राद का कन्वेंशनल वर्जन है, यानी राद न्यूक्लियर केपेबल है और ये कन्वेंशनल कैपेबिलिटी रखता है, और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की ओवरऑल कैपेबिलिटी इन्हेंस होती है, जिसको नेस्कॉम ने डेवलप किया है। ये सारे इदारे मिलकर पाकिस्तान की जो क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको बेहतर करने पर काम कर रहे हैं, और तैमूर इस सिलसिले में एक अहम कड़ी है।
इससे पाकिस्तान की गाइडेड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डाइवर्सिफाई होती हैं और न्यूक्लियर के साथ साथ आपको कन्वेंशनल ऑप्शन मिलती है राद 2 और तैमूर की शक्ल में, जिनकी रेंज एक ही है 600 किलोमीटर्स, जो कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से ज़्यादा है। क्रूज मिसाइल अपनी स्पीड में बहुत तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और अनफॉर्चुनेटली ये भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भारत भी बहुत से टारगेट्स को हिट करने में कामयाब हुआ था, क्योंकि जब एक ही वक्त में मल्टीपल मिसाइल दागे जाएं, क्रूज मिसाइल्स जिनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और वो लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उन सब को एक ही वक्त में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा था कि भारत के बहुत से मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर लगे भी थे। इसको अब पाकिस्तान काउंटर करना चाहता है। डेफिनेटली इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी बेहतरी की ज़रूरत है और अटैक ऑप्शंस को भी आपने बेहतर करना है, जो पाकिस्तान ने तैमूर के ज़रिए करने की कोशिश की है। तो इन डील्स को देखते हुए जो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा बल्कि आपकी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में भी इजाफा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके डिफेंस पार्टनर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आप भी मजबूत होंगे। लेकिन क्या आप ख्वाजा आसिफ की इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान को अब IMF की ज़रूरत ही नहीं रहेगी 6 महीनों में, या आपके ख्याल में ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी छोड़ी है? आपके ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान हमें कोई नया डिफेंस अलायंस इमर्ज होता हुआ नजर आएगा बाज़ाब्ता तौर पर, या इसको गैर एलानिया तौर पर भी लेकर चला जा सकता है, या आपके ख्याल में इसकी पॉसिबिलिटी कम है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।